पाकिस्तान की माशी बहाली का जो कौमी प्लान है उसके हवाले से दो खबरें आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। ये आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होंगी। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान के दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की तरह जो अफवाज पाकिस्तान है वो बड़ी कंसर्न है पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, राइटली सो। ये प्लान जो है ये ऑब्वियसली उनका आइडिया है। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का आइडिया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए तमाम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक उसके ऊपर आना पड़ेगा, एक पेज के ऊपर। और इसका जो दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसमें सजेशन या प्रपोज़ल ये है कि इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसको देखकर अगर इस पर तैयार हो जाती हैं और अगर इसको साइन करती हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी को, चार्टर इकॉनमी कह लें, कौमी प्लान कह लें, इकॉनमी की रिकवरी का या रिवाइवल का, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पर साइन करेंगी इलेक्शन से पहले। अब जिसकी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनेगी, जो भी पावर में आएगा, रिगार्डलेस ऑफ दैट, तमाम पार्टियां जब साइन करेंगी तो वो कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर जो है वो मुतफिक होंगी कि अब गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, वो गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन जो है वो उस इशू के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकेगी पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके। और गवर्नमेंट जब चेंज भी होगी तो एक सर्टन प्लान का टाइम है, साइनिंग जो है शायद 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए हो, तो उसको उस ड्यूरेशन तक कोई भी गवर्नमेंट इन पावर आ जाए वो चेंज नहीं करेगी। जो गवर्नमेंट नेक्स्ट आएगी, जो पॉलिसियाँ बनाएगी, उसको फिर अगली गवर्नमेंट जो है वो चेंज उस तरह नहीं करेगी। जो बेसिक फंडामेंटल पॉलिसीज़ है मुल्क की इकॉनमी को लेकर, कि होता यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है और दूसरी गवर्नमेंट जो आके वो पॉलिसी कितनी अच्छी क्यों ना हो मुल्क के लिए, वो उसको उठा के बाहर फेंक देती है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी तरफ से ये वंडरफुल आइडिया है इकॉनमी को रिवाइव करने का कि तमाम स्टेक होल्डर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसमें यकजा हो जाए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है जिस बदहाली का शिकार है उससे बाहर निकला जाए। और दूसरा ये कि इसकी साइनिंग हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन से पहले, ताकि कोई ये ना कह सके कि बाद में कौन पावर में आ रहा है, पहले कौन आ रहा है। और एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि जिसमें फंडामेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर इकॉनमी को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, कॉमर्स को लेकर, वो उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा। ये सब एग्री करेंगे अपनी विलिंग उससे। ये तो ये बात थी। इस पर थोड़ी सी बात करने के बाद आज की और एक बड़ी अहम खबर है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनको चैलेंज करने की तैयारी फुल हो गई है और साबिक चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जवाद ख्वाजा जो हैं वो और एजाज एहसन साहब जो हैं मैदान के अंदर हैं। लेकिन पहले ज़रा इसके ऊपर बात कर लें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, परवेशा खान साहिबा, आमिर यासरान साहब मौजूद हैं, हाफिज़ हसन अहमद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, कानूनी माहिर है। लेकिन सबसे परवेशा साहिबा, आपकी पार्टी के लोग नज़र नहीं आए, हो सकता है बैठे हों, इस बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी। आप एक तो गाइड कीजिएगा कि क्या वो मौजूद थे, इनवाइट तो किया गया होगा या हमारी नज़र से नहीं गुजरे। आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि क्या एक ऐसा चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें तमाम पार्टी साइन भी कर लें और वो बाद में गवर्नमेंट जिसकी भी आए वो चेंज भी ना हो, मुल्क की जो इकोनॉमिकल फंडामेंटल चीज़ जिन पर एग्री किया जाए? देखिए, मैंने अभी वो तकरीब मैंने नहीं देखी, लेकिन चूंकि ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है इसलिए आपके तवसत से मुझे पता चला है और कुछ खबरें भी थोड़ी कुछ घंटों से आ रही थी। देखिए कामरान शाहिद साहब, हमने तो जब ये हुकूमत आई थी तभी को अपोजिशन पार्टीज़ ने, जब उसकी हुकूमत आई थी तो ये कहा था कि भाई आप इकोनॉमी पे फोकस करें और सियासी अपने मामलात को साइड पे करके आप इकोनॉमी पे हमारे साथ चार्टर करें जी। लेकिन उस वक्त उनके सर में कुछ और सौदा समाया हुआ था और वो जो हर फिरौन के सर में होता है, तो उस वक्त उन्हें ये बातें सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन मैं समझती हूँ इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और जो वाक़यात हैं, जिन साजिशों में इस वक्त हमारा मुल्क घिरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहने में इसमें बिल्कुल जो है कोई हेजिटेशन नहीं, कोई झिझक नहीं कि सब कुछ जो मुआशी तौर पर हो रहा है हमारे साथ, जो IMF की तरफ से भी हो रहा है, ये इत्तफाकिया कोई कहानी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा मंसूबा है और इसके तहत जो है पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का एक प्लान तैयार हो गया है। उससे बहुत से कैटलिस्ट जो हैं वो अंदर से अपना किरदार अदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर से, और जाहिर है बाहर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें आजकल ह्यूमन राइट्स बहुत याद आए हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं बाहर, वो उनको बहुत ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं और वो हमारे अंदरूनी मामलात में खुल के जो है वो दखल अंदाजी करें। लिहाजा इस सूरत हाल में ना सिर्फ ये कि मुआशी तो चले, हमारी मामलात जो हैं वो काफ़ी अरसे से इसी तरह दगरगूं चल रहे हैं। अब चूँकि बहुत हालात जो हैं वो तशवीशनाक भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ, मुझे इल्म नहीं है लेकिन मैं अपने
तज्ज़िये से समझती हूँ कि इसके पीछे ज़रूर वो मुहर्रकात भी होंगे जो पाकिस्तान को इस वक्त डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, मुआशी तौर पर भी और दीगर पॉलिटिकल भी। तो मैं समझती हूँ बड़ी वेलकम मूव है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी हम इस पर सब जब इस पे दस्तखत होंगे अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, तो फिर ये सबके लिए एक समझ लीजिए दस्तावेज कि हो एक जाएगी। आने वाले वक्तों के लिए कोई आए कोई जाए, ये नक्शा वो होगा जिस पे सबको चलना होगा। तो राइट। यही एक रास्ता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी के, जिस पे किसी को एतराज़ भी नहीं होना। जो और जिसको एतराज़ होगा वो फिर उसका आप देख लीजिए क्या नीयत और होगी। जितनी ये माशी बदहाली अवाम की हुई है अब पीडीएम के दौर में, इसको आप ओन करने को तैयार हैं या आप इलेक्शन में आप ये कहेंगी कि नहीं, क्योंकि वज़ीर ख़जाना पीएमएलएन के थे, ख्वाह मिफ्ता इस्माइल साहब थे, इसहाक डार साहब, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी, या आप इनके साथ बर्डन शेयर करेंगी पीएमएलएन के साथ, क्योंकि बड़ा भारी भरकम बर्डन है जो पीएमएलएन के ऊपर पड़ने वाला है अगर इलेक्शन इसी साल हो जाते हैं तो? देखिए पहले तो कामरान शाहिद साहब ज़ाहिर है जिसकी जो फेस होता है मिनिस्ट्री का उस पर ज़्यादा बर्डन आता है। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जैसे हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड कोई इशू है तो सबसे पहला बर्डन हमने शेयर करना है। लेकिन चूंकि हम एक कोalition में हैं तो लिहाजा उसका बार कुछ ना कुछ तो सब पे आएगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें। लेकिन इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जो पिछले 4 साल में इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, जिसका आपने, हमने, सब ने, पूरे पाकिस्तान ने वो टेपें सुनी जो रिकॉर्ड हुई, जिस पे बड़ी तकलीफ़ हुई बाद में, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना जो थे इमरान खान साहब के, उन्होंने मामला तय कर रहे थे कि किस तरह IMF की डील को सैबोटाज किया जाए जो है पंजाब और KPK के वज़राए ख़जाना के साथ। लिहाजा ये कोई, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक इसको कश्ती में सुराख करने में जिन जिन का हाथ है उनका भी जिक्र होना चाहिए। ये जब भी हम चार्टर करेंगे, इसके मैंने तो देखा नहीं है इसका जो भी टेक्स्ट है, लेकिन इसके मुहर्रकात का जिक्र होना चाहिए, इसके प्रियम्बल, इसका एक प्रियम्बल होना चाहिए और उसमें इसमें तमाम वो हालात और वाक़यात जो पिछले 4 साल में गुजरे, जहाँ जिसकी वजह से हम यहाँ आकर बैठे हैं कि जहाँ हमें मुश्किल है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, उन तमाम किरदारों का जिक्र इस चार्टर में होना चाहिए, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। ये कौम को बताना हमारा फ़र्ज़ है कि कौन कौन, और इसमें ये नहीं कह सकते कि हम अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे। हमने जो हुकूमत की है उसका जवाब हम देंगे, लेकिन जो पीछे गड़े खोद के गए थे उनका जिक्र भी होना चाहिए। और ये छोटी मोटी साजिश नहीं है कामरान शाहिद साहब, ये तारीख लिखी जाएगी ना तो आप देखिएगा कि इसके पीछे कैसे कैसे नाम निकलेंगे। आज भी कामरान शाहिद साहब एक जो है पिटीशन गई है, आपने देखी होगी जी, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की, मैं उस पे आ रहा हूं तरफ से। आप उनका जरा प्रियम्बल आप वो पढ़ दें जो उन्होंने लिखा है। मैं भी आता हूं उसके ऊपर, एक ब्रेक लूंगा, इसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो आइडिया है बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान, लेकिन आपके सामने है लोगों की क्या हालत हुई हुई है इस वक्त। अब उसमें आप तो सारे फैक्टर्स डाल लें, जिसमें एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी डाल लें, अपनी पूरे गवर्नेंस का भी डाल लें, अपनी पूरे इकोनॉमिक प्लान का भी डाल लें, उसके ऊपर सोने पे सुहागा है जो आपने चेयरमैन सेनेट की मरात में कई गुना इजाफा किया है। इससे क्या आप अवाम को ये बता पाएंगे कि आपको कोई एहसास है रद्दी बराबर भी गरीब आदमी का? मतलब ये जो, इसको तो पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया, इसको आपके तमाम इत्तेहादियों ने भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इससे PMLN का क्या सियासी चेहरा उभर के सामने आता है कि जहाँ एक तरफ हम पूरी कौम रो रही है इकॉनमी को बैठ के, गरीब तो खैर बहुत ही रो रहा है, वहाँ आपने चेयरमैन सेनेट की मराद में लाखों करोड़ों रुपए के इजाफे का बिल जो है, ताहियात उसकी इजाफी मराद क्यों की है आपने? मतलब ये किसका पैसा है? ये तो अवाम पे लगना चाहिए, वो आप चेयरमैन सेनेट पे लगा रहे हैं। क्या तरजीहात है आपकी? कामरान, अगर इजाज़त दें तो पहला जो सवाल आपने किया था पलवशा से, अगर इजाज़त दें तो वहाँ से शुरू कर लें। बात यह है कि जो पलवशा ने बात की ना कि ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसमें पाकिस्तान के अंदर से जो सहूलतकारी हुई या पाकिस्तान के अंदर से जो उस एजेंडे को परवान चढ़ाया गया, ये आज नई बात नहीं है। और जो आज साइन हुआ या आज जो बात की जा रही है कि मिसाक़े मईशत की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ठीक कहा कि हमने 2018 में भी ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो अपोजिशन में बैठी थी उन्होंने बात की थी। मगर मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि 1990 में जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा आए तो उन्होंने
इंडस्ट्री एक इनकलाब लेकर आए कि बहुत सी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगी, एक तवाज़न आया ज़राअत और इंडस्ट्री में कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को रोज़गार। अब आ जाएं कि किस तरह नवाज शरीफ को उस वक्त हटा दिया गया 1997 में जब आए, उस वक्त नवाज शरीफ ने इसके लिए क्या इक़दामात उठाए, क्यों हटा दिया गया। एक सेकंड, अब आ जाए, एक सेकंड यार, एक सेकंड, अब आ जाए 2013 में। 13 में भी आपने जब पाकिस्तान के अंदर सी पैक दिया तो सी पैक देने का मकसद क्या था? सी पैक देने से एक इनकलाब माशी आना था ना, कोई रोड का नाम या मोटरवेज का नाम जो तरक्की नहीं था, बल्कि माशी तरक्की के लिए वो बुनियादी एक किरदार अदा करना था। मगर आलमी कुव्वतों ने लोगों को इस्तेमाल किया। मेरा सवाल ये है कि इन बेड़ागर्की में आपने चेयरमैन सेनेट को जो बढ़ाई है इसकी मराहत इनकी भाई साहब की, इससे क्या आपकी पिक्चर्स खुल के लोगों के सामने आती है? मियां साहब वक्त का मतलब मैं इस पे सवाल को तो आ जाए, इस पे टाइम लगाएं इसके जवाब में। जितनी आप बात कर रहे हैं ना कि क्यों मराहत दी, मैं भी उसी दिल से जो कामरान शाहिद का दिल कह रहा है ये एक बुरी हरकत हुई है, ये किसी तौर मुनासिब नहीं है, मैं भी उस आवाज़ में ला रहा हूँ कि किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है कि जब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आप एक चेयरमैन सेनेट को इतनी मराहत दे रहे हैं, क्यों भाई? तो ये आपने मुझे ये भी अपनी गवर्नमेंट से सवाल किया है सर, कैबिनेट में कहीं जाके, कहीं कि ये उनकी तरफ से आया है, हुकूमत की तरफ से आया है? कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें सवाल भी उठाऊंगा, असेंबली में भी बात करूंगा, आपके सामने भी बात कर रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात। और ये मुस्लिम लीग का कोई ये मुस्लिम लीग का बिल नहीं था, मुस्लिम लीग की ख्वाहिश नहीं थी। होता यह है कि सेनेट हो या कौमी असेंबली हो, तमाम पार्टियां जो हैं अपने अरकान असेंबली से साइन पहले से करवा के रखती हैं कि कल को अगर कोई बिल के लिए या किसी को करारदाद देनी है तो बाज़ का तमाम लोग अवेलेबल नहीं होते, पहले साइन करवा के रख लेती हैं। इसी तरह ये सेनेट में हुआ है। तमाम मैं तो नहीं समझता कि कोई भी जमात की क़यादत जो है इसको बिल्कुल ठीक है जी आपका, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इस पर तो फिर आपसे मजीद डिबेट हो नहीं सकती। अगर आप ज़ाती तौर पर ये समझते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है आपकी सोच की, मैं वो करता हूँ, तायद करता हूँ। आमिर लियास राना साहब, इस वक्त आप देखें ये जो पैनल बना हुआ है इसमें भी आपको हर जगह पे पीडीएम नज़र आ रहा है, आपको और मुझे निकाल के। पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, पीटीआई अपनी हरकत व सकरात की वजह से लीडरशिप की इस वक्त आउट हुई है, या उनकी ज़मानतों का मसला है। आज असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, अगर हम दिखा सकें आज जिस तरह उनकी ज़मानत कैंसिल हुई है और जिस तरह वो निकले हैं, तो ऑब्वियसली वो अवेलेबल भी नहीं है इस वक्त के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया दे सके। उनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये आज का जब ज़मानत कैंसिल हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब जो है वो तेज़ी से जो है वो निकल गए। ऑब्वियसली ये देख रहे हैं असद उमर साहब आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक ही गाड़ी में ये सब बैठ के गए और बनता भी निकल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पुलिस वहाँ होती है, गिरफ्तारी का मंशा हो तो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक आज किसी का गिरफ्तारी का मंशा नहीं था। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये लोग जो हैं इस वक्त सबको अपनी पड़ी हुई है, जो केस इन पे चल रहे हैं 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में। ऑब्वियसली इनकी लीडरशिप ने इनको इस मसले में डाला है। तो आमिर लियास राना साहब, ये अगला इलेक्शन आप विद चार्टर ऑफ इकॉनमी जो होने जा रहा है, या विदाउट चार्टर ऑफ इकॉनमी, या विदाउट पीटीआई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स इन पॉलिटिकल एरिना, आप क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के दरमियान जंग होगी, एक किस तरह की पार्लियामेंट नजर आ रही है आपको बनती हुई, और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं इस साल? कामरान साहब, 2-3 चीज़ें हैं। आपने एक बड़ी निशानदेही की पीपल्स पार्टी की। एक तो उनका चीफ मिनिस्टर मौजूद था और खुर्शीद शाह साहब को इनवाइट किया गया था। ठीक है, मैंने मैसेज किया, अगर इस दौरान प्रोग्राम में कोई जवाब आ गया तो मैं आपको बता दूंगा। सारे चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए थे, तो नुमाइंदगी तो पीपल्स पार्टी की बाज़ाब्ता तौर पे मौजूद थी। और आप ये जहन में रख लें कि जब यहाँ मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए थे और वो पाकिस्तान को दूसरा घर कह रहे थे, इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे थे साबिक वज़ीर आज़म के साथ, तो यहाँ गपशप की गई, घड़ियाँ लेके वसूल करके मार्केट की गई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो गई। यहाँ प्लान नहीं बन सका। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लोग चीखते रहे, एक मंसूबा भी पाए तकमील तक, यानी MOU बनाने के लिए उस साबिक वज़ीर आज़म के पास टाइम ही नहीं था। वो पता नहीं किन कामों में मसरूफ़ थे। आज जब ये आर्मी चीफ और ये सब आए हैं, उसकी जो डिटेल्स आई हैं वो क्लियर सी बात है। उन्होंने बता दिया कि आर्मी का एक रोल होगा लेकिन बतदरीज कम हो जाएगा और पाकिस्तान को सी पैक से बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह करे कि जो बातें कही गई हैं हम उसकी अमली शक्ल देख लें, फिर ही बात बनेगी। और मरात पे आपने बात की, ज़ाहिर है कि ये मरात एक प्राइवेट मेंबर बिल था
और डूब मरने का मकाम है उन साबिक चेयरमैन पे जिनके बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो रज़ा रब्बानी हों, वो फारूक नाइक हों, जिन लोगों ने मिल के ये ड्राफ्ट किया, क्योंकि अपने आप को एक टर्म का लिख के सादिक संजरानी तो इसलिए निशाने पे है कि सामने बैठे हैं, उसके वोट कितने हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ये सब उन लोगों ने किया है जिनको फ़ायदा होने जा रहा है। ये मतलब हमें जब मतून करना है ना, तो सबको करना होगा कि उनके लीडरों ने अपनी पार्टी के मेंबरों से भी दस्तखत करा लिए कि ये गलत काम हुआ है और कौमी असेंबली से भी इस बिल को पास होना है, इसे वापस जाना चाहिए। पार्टी तो अच्छा स्टैंड लिया इसके ऊपर। और जो बात आपने अगली बात वाला को भी सुन रहा था साहब, नहीं स्टैंड ना 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 स्टैंड नहीं है, ये मिक्स है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है कि गलत है। ये कहानी है। मैं मतलब देखे ना, फारूक नाइक और रज़ा रब्बानी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करते हैं ना, मुहर्रिक हैं इस बिल के सारे के सारे। मतलब वजाहत कर दें इस बात की कि कहाँ से आ गया, किसको फायदा होना है। अगली बात पे आप चलें, जो आपने कहा है कि इलेक्शन में जाहिर है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। तैयारियां शुरू हैं, हर एक को अपना अपना प्लान करने का हक है। पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में वो इन हो जाएं, और ये उनका राइट है सियासी पार्टी के तौर पे कि वो उस केक में जो इक़्तिदार का है, जो सियासत का है, जो राजनीति का है, उसके अंदर वो हिस्सा मांगे। उसके अंदर पीटीआई कट टू साइज हो गई 9 मई के बाद अपनी हरकतों से, और फंसती जा रही है। और आज भी शायद कुछ अभी थोड़ी देर पहले कुछ आ जाएंगी तलाक, कोई बड़े लोग छुपे हुए हैं कहीं शायद इस्लामाबाद में, उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे के लिए इंतजाम हो गए हैं। अच्छा। कि जो कहीं आप ढूंढ रहे थे बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, वो कुछ हो रहा है इसी तरह का काम। जिस तरीके से मुराद सही साहब की बात तो नहीं कर रहे आप? ये असल में उनके लीडरशिप की कमजोरी है कि लीडर करता है फ्रंट से लीड। मैंने इस शहर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नसीरुल्लाह बाबर के साथ, फारूक लगारी मरूम के साथ, नसीरुल्लाह बाबर भी फौत हो गए, लॉन्ग मार्च करते देखा है, लाठियां खाते देखा है, नवाज शरीफ को लाहौर से चलते हुए देखा है। और उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नर राज की सूरत में पंजाब में थी, और वो लॉन्ग मार्च लेके आए और चीफ जस्टिस को बहाल कराए। ये होती है सियासी कुव्वत। मैंने दोनों तरफ की बात की। तीसरी वो है जो उस वक्त भी छुप गई थी, और फिर जब 2016 में धरना दिया तो वो बन्नी गाला से बाहर नहीं निकले, और इस दफ़ा वो जमान पार्क में छुप गए। जब आप लीडर फ्रंट से लीड नहीं करता तो लीडरशिप का यह हाल होता है। कभी कोई गाड़ियों से भागता है कोई, हालांकि आज की ज़मानत आप अंदाज़ा कर लें कि इनको क्या घबराहट थी, इन दोनों को किसी ने नहीं पकड़ना था। पकड़ना होता तो ये निकल सकते थे, वही सबको पता है कि तयशुदा काम था। शाह महमूद कुरैशी साहब को किसने, मुझे बताएं, अगर इनको पकड़ना चाहते ये निकल जाते, पकड़ सकते थे? नहीं, बस ठीक है। लेकिन वो जो अंदर का खौफ है वो नहीं जा रहा। जो शाह महमूद साहब पहले नहीं कह रहे थे, हमें तो सीसीपीओ के ऑफिस का बताया गया था, मतलब कि जेल भरो तहरीक जो है ना, सिर्फ सीसीपीओ ऑफिस तक जानी थी, वो जेल में ले गई। अब इन सबको समझ नहीं आ रही। एक बात बताएं मुझे, एक सवाल है आपकी डिस्कशन से निकला आपके लिए, इलेक्शन में भी यही कुछ नजर आ रहा है। सर एक सवाल है आपकी डिस्कशन से निकला आप ही के लिए, वो ये है कि ये तो बहुत ओवरवेलम पार्टी थी, जज्बाती और नजरियाती, और तहरीक इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो जिस तरह ज़मान पार्क में कई महीनों तक उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दिया, पेट्रोल बम तक चल गए, वहाँ पे लोग एंटर नहीं हो सकते थे, वारंट गिरफ्तारी जो थे वो इररेलेवेंट हो गए। ऐसा क्या हुआ है कि उनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल ही जो है वो नज़र ही नहीं आ रही? मतलब कि नून लीग में बड़ी सख्ती आई, इनका कोई पार्टी का कारकुन, कोई पार्टी का मेंबर नहीं टूटा। ये जावेद लतीफ़ साहब का गद्दारी केस हुआ, पीपल्स पार्टी की तो तारीख भरी पड़ी है। नुसरत भुट्टो साहिबा को कज़ाफ़ी स्टेडियम से लेकर आगे तक लाठियाँ, और जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और फिर इन सब पे जिस तरह जनरल ज़िया के दौर में इनके कारकुन गिरफ्तार थे लाहौर किले के अंदर। क्या वजह हुई है कि ये इतना पुरजोश जो ट्रेंड सेटिंग लोग थे तहरीक इंसाफ के, और मैं ये तंज नहीं कर रहा, इन्हें हुआ क्या है? उनकी पॉपुलैरिटी भी है, दिलों में भी है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ वालों के, लेकिन वो रोज़ बुलाते हैं इंटरनेट पे खिताब करके कि ये जुल्म के निज़ाम के खिलाफ सड़कों पे निकलो, कोई आ नहीं रहा। क्या वजह है आपके ख्याल में? असल बात यह है कि वो खुद बाहर नहीं आ रहे। मैंने जो बात आपसे कही, ये अच्छा। जो अंदर का खौफ है ना, उसने इस पूरी पीटीआई को मरवा दिया। मैं नहीं कह रहा कि वो लड़ जाएं भिड़ जाएं, लेकिन सियासी तहरीक के लिए लीडरशिप को सबसे पहले खुद आना है। जब लीडरशिप डर गई तो वर्कर बेचारा यही कुछ कर सकता था जितने दिन उन्होंने ज़मान पार्क में पहरे दिए। अब वो रिहा होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जाहिर है कि इस मुल्क में 9 मई के बाद अब कोई मुल्क के साथ खेलने की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती ना, कि पहले वो अनोखे लाडले को एक चांद दिया गया था, वो मुसलसल इस पाकिस्तान के ऊपर ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से खिलवाड़ करते रहे, जिसके नतीजे में आज हम माशी तौर पर बदहाली का शिकार हैं। हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह कर दिया। सिवाय तकरीरें करने के क्या किया? ये मेरे और आपके, अगर कोई लीडरशिप यहाँ पीटीआई की बैठी होती है, हमारी और आपकी पहले भी बात होती थी, वो हमें तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन हम कौन से झूठ बोल रहे हैं? हम तो वो बात कर रहे हैं जो इन्होंने किया।
ये तितर बितर क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया था। हाँ, ये जो आज पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने वश कर दिया उसको, इनके बस की बात नहीं रही चलाने के लिए। हम इनको अच्छा और बुरा दोनों कह सकते हैं। वो जिस तरह 3.5 साल की कोई मिसाल नहीं दे सकते, पीपल्स पार्टी और पीडीएम इन 13-14 महीनों की हुकूमत का इलेक्शन में जाके मुआवजा नहीं करेंगे। ये दोनों अपनी अपनी साबका हुकूमतों की बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक। पलवशा साहिबा, पंजाब को लेकर ऑब्वियसली पंजाब में एक बहुत बड़ी ताकत थी तहरीक इंसाफ, वो तितर बितर हो गई है, आईपीपी के अंदर चली गई है। आप इन करना चाह रहे थे, लेकिन आपके लिए चैलेंज है ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और आपको क्या लगता है ये किस लिए बनाई गई है? पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए पंजाब में? पता नहीं जी किस लिए बनाई गई, लेकिन जहाँ तक चैलेंज लगता है मुझे, तो इनका कोई इतना अमल दखल नहीं लगता है आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि जिसके वोट पे आए थे वो वोट तो इनको अब पड़ने नहीं। अपने बेसिस पे ये किस कदर आगे जा सकते हैं, ये तो अब देखने वाली बात है। आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए जैसे इंडिपेंडेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट्स अगर किसी हलके में कोई इंडिपेंडेंट मजबूत है तो वो जीत जाएगा इवन विदाउट अ पार्टी टिकट। लेकिन उससे ज़्यादा मैं इसको इस वक्त रीड नहीं कर रही। जिस हलके में जिस इलेक्टेबल के पास अपनी कोई ज़ोरे बाजू पे इतना वोट हुआ, वो आ जाएगा और फिर वो देख लेगा जिस तरफ पलड़ा भारी है वो उस तरफ शामिल हो जाएगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये पहले हम ज़रा इसकी जो आज इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी इसके खदो खाल पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद हम इसमें मज़ीद तबसरा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन का क्या माहौल होगा, कब होंगे, कैसे होंगे। वो सब कुछ जो है वो मेरे ख्याल में भी प्रीमेच्योर है जब तक मेरे और आपके सामने वो टेक्स्ट नहीं आता जो आज साइन हुआ है। उस टेक्स्ट में ही आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत सी जो है वो रोड मैप्स होंगे, और उसी की बेसिस पे फिर आप कल के प्रोग्राम में तज्जिया बेहतर कर सकेंगे। मेरा ये ख्याल है। आई वुड लाइक टू रीड द टेक्स्ट। दूसरा मुझे साथ बातें पिन्हा होंगी। बिल्कुल ठीक। साथ में ये बता दीजिए, जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि आम शहरियों के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया जाए। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से किए गए अफराद को कहाँ रखेगा, इसका डाटा तलब किया जाए। आपके ख्याल में आप मिलिट्री ट्रायल के ऊपर जो है, रज़ा रब्बानी साहब, लतीफ़ खोसा साहब भी आपकी पार्टी के, कहने को तो एहसन भी आपकी पार्टी के, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है पलवशा साहिबा? यू एग्री के 9 मई के वाक़यात के जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, ख्वाह वो सिविलियंस हों या नॉन सिविलियंस, उनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए? पीपल्स पार्टी का क्या इस पर एक पॉलिसी मौक़िफ़ है? देखिए कामरान शाहिद साहब, मिलिट्री ट्रायल जो है वो कोई अगर तो आज आके कोई शिक इंसर्ट हुई है आइन में, फिर एक और बात है। ये 1953-54 से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस आइन का हिस्सा है, और ख़ुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में मेरे ख्याल में 25-26 लोग जो हैं वो इसमें ट्राई हो चुके हैं। क्योंकि उस ज़माने में जो है आप पर और सब पर कदगने थी, तो बात इस कदर नहीं खुल के फैल सकी जिस तरह के अब ये लोग फैला रहे हैं। अब बात ये है कामरान शाहिद साहब कि आया ये कोई ऐसी बात होने वाली है कि जो इस मुल्क के आइन से बालातर है? तो नहीं। दूसरी बात ये कि अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि इनोसेंट हैं, उनको धर लिया जाए, तो वो भी मैं नहीं समझती कि हो सकता है, क्योंकि जो किरदार इसमें आगे आगे उस दिन जो जलाने के लिए आगे आगे जिन्ना साहब के घर को जलाने के लिए आगे आगे थे, वो तो सब कैमरे पे थे। उनको ये तमाम लोगों को ये पता था, उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि भाई जाना तुम सब जो है कामयाब हो गए। इसलिए उनके प्लान में ये नहीं था कि किसी दिन ये जो वो बना रहे थे वीडियोज़ ये उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। वो तो प्लान उनका तलपट हो गया। जो उनको यकीन दहानी थी वो यकीन दहानी जो है वो उलट गई, लिहाजा वो उनके खिलाफ एक बड़ा मजबूत सबूत है कौन कहाँ था, किस तरह था। और आजकल जो ये हमारी टेक्नोलॉजी उससे 1 मिनट में पता चल गया कौन कितने घंटे वहाँ खड़ा रहा। मतलब आम आदमी का क्या काम करते हैं परवेज साहब, आप एग्री करते हैं, आप ये कह रही हैं, एग्री करते हैं आप इससे कि ये होना चाहिए? मैं ये एग्री कर रही हूँ कि आइन और कानून से बालातर ये बात नहीं है। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मुल्क में, इस दुनिया में कोई ऐसा छोटे से छोटा थर्ड वर्ल्ड कंट्री, कमज़ोर से कमज़ोर नहीं है जहाँ ऐसा वाक़या हो और फिर लोग ट्राई ना हो। ये आप अगर इजाज़त देंगे तो कल को या आपके साथ जो आपका दुश्मन बैठा हुआ है वो इससे बड़ी आपके साथ करेगा। जो उन्होंने कहा कि हम अरबों रुपया लगाकर वो नहीं कर सके, जो अंदर से इनके लोगों ने कर दिया। एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। जावेद लतीफ़ साहब और हाफिज़ एहसान अहमद साहब ऐसे मौजूद। हाफिज़ साहब, थोड़ा लोगों को बताएंगे आपके ये जो मिलिट्री कोर्ट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के से पहले क्या प्रेसिडेंट है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो करंट लॉ है वो क्या कहता है, लेजिस्लेशन क्या कहती है, और उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो 1952 का मिलिट्री एक्ट है उसके अंदर पहले सिविलियंस को ट्राई करने की एक्सेप्शंस नहीं थी। 1967 के अंदर दो अमेंडमेंट्स जो हैं 52 के आर्मी एक्ट के अंदर आई, और उन दो अमेंडमेंट्स में एक ये था कि आप सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसके मुताबिक भी सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री एक्ट के अंदर। जी। और एक सेक्शन 59 के अंदर अमेंडमेंट आई जिसके अंदर कहा गया कि इसका जो ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा और सिविलियन ऑफेंस जो है उसको पहली दफ़ा शामिल किया गया मिलिट्री एक्ट के अंदर। अब जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त क्या कहा इन चीज़ों के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले दो दफ़ा हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने भी 67 के अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया है, और उसके बाद 75 की जो सुप्रीम कोर्ट की पहली दफ़ा जजमेंट आई जिसको उस वक्त के चीफ जस्टिस महमूद रहमान साहब ने कहा, उसको भी उन्होंने वैलिडेट किया, और उन्होंने कहा कि ये कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको इनवैलिड करार दे दे कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखें, इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट की उसके बाद 2007 में भी जजमेंट आई है। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस की जजमेंट आई है जिसके ऊपर उन्होंने जो 14 जजेस ने वैलिडेट किया है जी। और उसके बाद ये है कि 2017 के अंदर भी इसके ऊपर जजमेंट आई है कि जिसके अंदर अब कहा है, अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस से लेके 17 जजेस तक इसके जजमेंट है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी एक लॉ को वैलिडेट कर देती है तो उसके बाद दो ऑप्शंस बनते हैं। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर बजाते खुद उसको रिविजिट करे, दोबारा 17 जजेस बैठे जो फुल कोर्ट है उसके अंदर। अच्छा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है कि उस लॉ को अमेंड कर दे। अब दोनों चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ये हैं कि 17 जजेस के जजमेंट भी मौजूद है, और पार्लियामेंट ने भी अभी तक जो है 1967 से लेकर 2023 तक इस लॉ को वैलिडेट किया है। आप कह रहे हैं ये जजमेंट है, ये किस साल की है? ये 3 जजमेंट्स हैं जो एक 1975 के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर्स बेंच की है, उसके बाद 2017 की जजमेंट है, 2007 की है, 2015 की है, 2017 की है, और 2021 में भी जजमेंट्स आए। अच्छा, आप कह रहे हैं अच्छा, अब मियां जावेद अदील साहब, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपके नज़दीक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से अगर सिविलियंस का इस पे हो, मिलिट्री ट्रायल हो? मियां साहब, मियां जावेद अदील साहब की लाइन को ज़रा बहाल करें। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो पिछला दौर था जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, इनमें भी सिविलियंस का हुआ है, एहतसाब हुआ है इसके अंदर, मिलिट्री उसके अंदर? तकरीबन 26 लोग ऐसे थे कि जिनको सिविलियंस थे जिनको मिलिट्री एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के अंदर उनको ट्राई किया गया जी। अच्छा, और यानी कि ये इस दौर और पे किसी ने कोर्ट ने कोई ऐसी चैलेंज या हेयरिंग नहीं दी कि ये रूलिंग नहीं दी इसके खिलाफ? आपके ख्याल में ऐसी जजमेंट नहीं आई कि जिसके, हाँ, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जी। वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट्स ने ये कहा हुआ है कि आप उस जजमेंट को, चूंकि अपील प्रोवाइडेड नहीं है मिलिट्री एक्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल की हद तक जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि उसका खिलाफ अपील हाई कोर्ट में भी जा सकती है, और बाज़ चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई हैं। लेकिन लॉ की हद तक ये है कि 1952 का जो मिलिट्री एक्ट है उसका सेक्शन 2D और सेक्शन 59 जो है वो आज तक इंटैक्ट है, ना पार्लियामेंट ने उसको बदला है। मियां साहब, पहले आपसे मैंने बात की, आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं कह रहा हूं बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको कोई इशू तो नहीं है कि सिविलियन का ट्रायल किया जाएगा मिलिट्री कोर्ट में? जवाद एस ख्वाजा जो है उन्होंने पिटीशन के खिलाफ दायर कर दी है। नहीं, उसकी वजह यह है कि दुनिया में किसी रियासत के अंदर इस तरह की कोई गद्दारी हो, इस तरह की कोई बगावत हो, इस तरह बगावत पे उकसाया जाए, इस तरह का कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, तो यकीनन वहाँ की रियासतें जो हैं सबसे पहले उस रियासत को महफूज करने के लिए इकदाम करती हैं। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह ट्रंप को गिरफ़्तार किया चंद फाइलें सरकारी जो हैं वो गायब करने पर, तो आप ये बताएं कि दफाई तनसीबात पर हमला करने वाला जो शख्स है, आज का काजी अगर उसको वो बेलें भी दे दे जो अभी उसने फ़र्द जुर्म करना है, आप ये देखें कि जिना हाउस पर हमला करने वाली जिनकी वीडियो मौजूद है, ये इम्पोर्टेंट बात है, लोगों को बता दूं कि सारी दुनिया भी कहती है कि सिविलियंस का नहीं हो सकता उसके अंदर, तो बात समझ आती है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं। इमरान खान या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये बात इसलिए नहीं कह सकते कि 25 केसेस तो बता दिए हमारे जो पैनलिस्ट हैं हाफिज साहब उन्होंने, लेकिन एक केस मैं आपको बताया था जिनके दौर में हुआ,
जनरल बाजवा के खिलाफ मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी अस्करी के साहबजादे जो सिविलियन थे हसन अस्करी ने आला फौजी हुकाम बगावत उकसाने के लिए कुछ खतूत लिखे। ये सिविलियन थे, इनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर 2020 के अंदर 5 साल कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई। उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके मुंह से उफ भी नहीं निकला। आज किस चीज़ का शोर मचा रहे हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।